हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन का ट्रांसफार्मर चैप्टर। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज ओनली फॉर ट्रांसफार्मर कोर। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो चलिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो पहले देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कौन सा एलिमेंट यूज होगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में। अगर मैं बात कर रहा हूँ कोर के बारे में, कोर में हमारा क्या होता है यूज होता है। तो कोर में हमारा स्टील और आयरन यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होता है और कोर में मेरा फ्लक्स फ्लो होता है। जो भी मेरा ट्रांसफार्मर का कोर है उसमें क्या होता है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है। लेकिन वाइंडिंग में क्या होगा, वाइंडिंग में मेरा करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए क्या होगा, पहला वाइंडिंग में मेरा द वाइंडिंग मटेरियल शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मैं वाइंडिंग का मटेरियल यूज करूंगा वो उसका नेचर क्या होगा, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मैं सिल्वर यूज कर सकता हूँ, गोल्ड यूज कर सकता हूँ, कॉपर यूज कर सकता हूँ, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकता हूँ, बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो तो इस ये जो चारों है इसमें क्या होगा, सिल्वर और गोल्ड को नहीं यूज कर सकूंगा ड्यू टू द इकोनॉमिकल रीजन, और मैं कॉपर और एल्यूमिनियम यूज कर सकता हूँ एज ए वाइंडिंग मटेरियल्स। सो आई विल यूज copper and aluminum as a winding material for transformer. So इसके बाद देखेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम में कौन सा ज्यादा यूज होगा और कौन सा कम यूज होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके एडवांटेज से देखेंगे। तो पहला एडवांटेज से देखेंगे द रेजिस्टिविटी और रो ऑफ ए कॉपर इज लेस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी से कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होगा। अगर कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होगा तो क्या होगा, the resistance of the copper is low because R is equal to rho L by A। अगर रो कम होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, I square R losses is low। If losses is low then efficiency of the transformer is increases, that is efficiency is increases। उसके और एक चीज है क्या, मेरा ओमिक ड्रॉप, that is IR ड्रॉप। IR ड्रॉप इज नोन एज ओमिक ड्रॉप। ओमिक ड्रॉप मेरा कम होगा। अगर ओमिक ड्रॉप कम होगा तो क्या होगा, the percentage of voltage regulation is increases। so if we use copper then मतलब efficiency ज्यादा होगा और क्या होगा, voltage regulation कम होगा। सेकंड पॉइंट में आएंगे, for same resistance value the volume of aluminum is equal to 1.6 into volume of copper। तो क्या होगा, अगर मैं कॉपर यूज कर रहा हूँ तो साइज ऑफ द मशीन इज रिड्यूस बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर इज रिड्यूस। so size of the machine is reduced। Third point is my current density, that is current density of copper is high। so if current density of the copper is high then size of the machine is automatically reduced। so these are the advantages of copper। then what are the disadvantages of copper? For copper the weight of the aluminum is 50% weight of the copper। copper का weight ज्यादा होता है, aluminum का weight कम होता है। next is it is costly। कॉपर इज कॉस्टली एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। सो अगर मैं मेरा साइज के बारे में बात करूंगा तो अगर साइज मेरा फैक्टर आएगा तो उसके लिए हम कॉपर यूज करेंगे। अगर वेट का फैक्टर आएगा तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम यूज करेंगे। सो दिस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज ए ट्रांसफार्मर मटेरियल्स और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मटेरियल्स इन द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ transformer winding। so the winding for transformer winding we use standard conductor instead of solid conductor। हम क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड कंडक्टर। तो दीज आर माय स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर एंड दिस इज माय सॉलिड कंडक्टर। सो हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर क्यों यूज करेंगे, ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, बिकॉज द स्किन इफेक्ट
is more in solid conductor, that is RAC is equal to 1.6 into RDC. तो सॉलिड कंडक्टर मेरा स्किन इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेरा स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर रहे हैं. सेकेंड एडवांटेज इज माई स्ट्रे लोड कपल लॉस और स्ट्रे लोड लॉसेस. स्ट्रे लोड लॉसेस मेरा स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर. If stray load losses is less, then the size of the machine is reduced. So due to this, we use standard conductor, not use solid conductor. So हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं कि मेरा कंडक्टर जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होगा उसके लिए क्या मटेरियल यूज होगा. मेरा एल्यूमिनियम और कॉपर यूज कर सकता हूँ, और इसका एडवांटेज से देखे हैं. और इसके बाद क्या करेंगे, मेरा कंडक्टर का साइज क्या होगा, हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करेंगे या सॉलिड कंडक्टर यूज करेंगे. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कर रहे हैं ड्यू टू दिस स्किन इफेक्ट इज लेस इन स्टैंडर्ड कंडक्टर एंड द स्ट्रे लोड लॉसेस इज लेस इन द स्टैंडर्ड कंडक्टर. सो आई विल प्रोवाइड यू द PDF नोट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस वाइंडिंग प्लेसमेंट इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर. दैट इज मेरे पास एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, उसमें मैं वाइंडिंग को कैसे प्लेस कर रहा हूँ. तो हम जनरली जानते हैं कि मेरा जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, एक लिंब में एक वाइंडिंग प्लेस होता है, दूसरा लिंब में दूसरा वाइंडिंग प्लेस रहता है. अगर मेरे पास एक HV वाइंडिंग है और LV वाइंडिंग है, मैं HV वाइंडिंग को एक लिंब में प्लेस करूंगा और LV वाइंडिंग को और एक लिंब में प्लेस करूंगा. लेकिन ये जो ओ है ये पूरा बिल्कुल गलत है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, द वाइंडिंग प्लेसमेंट इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दैट इज ईच वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू हाफ एंड प्लेस्ड इन सेम लिंब. दैट इज मैं ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे मेरा HP वाइंडिंग का हाफ और LV वाइंडिंग का हाफ प्लेस होगा. सेकंड लिंब में HV वाइंडिंग का हाफ एंड LV वाइंडिंग का हाफ प्लेस होगा. तो ऐसे जो प्लेस होगा, तो क्यों व्हाट इज द एडवांटेजेस. द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स. लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा LV और HV वाइंडिंग है उसको हाफ कर रहे हैं और एक लिंब में प्लेस कर रहे हैं, दूसरे लिंब में और एक हाफ को प्लेस कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या, ये जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे इंटरलीविंग वाइंडिंग. ओके, इसको हम बोलेंगे इंटरलीविंग वाइंडिंग. एंड व्हाट इसका एडवांटेज क्या है, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स. तो उसके बाद हम देखेंगे, तो अगर लीकेज फ्लक्स मेरा रिड्यूस हो रहा है तो लीकेज फ्लक्स क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्यों इसका हाफ हो रहा है. तो इसके लिए चलो हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं. दैट इज एग्जाम्पल फिगर 1. ये जो फिगर 1 में एक लिंब में एक ही वाइंडिंग प्लेस कर रहा हूँ, दूसरे लिंब में और एक वाइंडिंग प्लेस कर रहा हूँ. तो इसके लिए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस between A and B is N1 I1. Okay, and here the magnetic potential difference, the magnetic potential difference between A and B is N1 I1 by 2. So as you know, the leakage flux is depends on the magnetic potential difference. So here for case 2, ये जो मेरा अरेंजमेंट है इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो क्या होगा, ना लीकेज फ्लक्स मेरा हाफ हो जाएगा. इस केस में क्या होगा, मेरा लीकेज फ्लक्स हाफ लीकेज फ्लक्स एज कंपेयर टू दिस फिगर. सो इसके लिए हम दिस इज द एडवांटेज. ओके, अगर लीकेज फ्लक्स मेरा कम हो जाएगा तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीजेस. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ इंटरलीविंग वाइंडिंग, दैट इज योर इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दैट इज टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स. उसके बाद और एक चीज आ रहा है, देखिए अगर मैं एक ही लिंब में मैं दो वाइंडिंग प्लेस कर रहा हूँ, दैट इज योर HP वाइंडिंग एंड LV वाइंडिंग, तो
कोर के पास, जब भी मेरा लिंब के पास होता है, कोर के पास मेरा कौन सा वाइंडिंग रहेगा, आइदर इट इज एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग। मैं एलवी वाइंडिंग को रखूंगा और एलवी वाइंडिंग को रखूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज देखिए, so I will take a transformer that is if so let this is my LV winding and this is my HV winding. So I will take a 11 kV by 33 kV single phase transformer. Okay, now if I will place LV winding nearer to the core, then this is my 0 volt and this is my, let it be 11 kV, this is my 0 kV, 11 kV and this is my 33 kV. तो ये जो अरेंजमेंट है, इसके लिए हम व्हाट इज द इंसुलेशन रिक्वायर्ड, इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 11 kV प्लस 22 kV दैट इज इक्वल टू 33 kV. ओके, अगर मैं एलवी वाइंडिंग को कोर के पास प्लेस कर रहा हूँ, उसके बाद एचवी वाइंडिंग को प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा जो इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है, अगर इसका 33 kV होता है, उसका अपोजिट अभी देखेंगे. अगर मैं एचवी वाइंडिंग को कोर के पास प्लेस कर रहा हूँ, लेट इट बी एचवी वाइंडिंग प्लेस्ड नियर टू द कोर. सो फॉर दैट okay, now if it is a HP winding, let it be HV winding or this is your LV winding. So this is my 0 kV, this is your 33 kV and this is your 11 kV. Then what is my insulation required? My insulation required is 33 kV plus 22 kV, that is equal to 66 kV. So compare these two figures. Okay, if LV winding is placed nearer to the core, then insulation required is 33 kV. If HV winding is placed nearer to the core, then insulation required is 66 kV. So for HV winding, if you put HV winding nearer to the core, you require more insulation. If you put LV winding near to the core, you will get less insulation. So due to this reason, we put LV winding in the nearer to the core. After that, we will put HV winding. So another advantage is, if HV winding is far away from the core, then tapping is possible for voltage control. So due to tapping and due to insulation required, we always put LV winding nearer to the core in a core type transformer. Okay, now what are the advantages? That is, the amount of copper required is less if you place LV winding nearer to the core. Then size of the machine is reduced, weight of the machine is reduced and cost of the machine is reduced. Second point is, if LV winding is placed nearer to the core, then leakage flux is reduced, and if leakage flux is reduced, then power transfer capacity is reduced. Power transfer capacity is high. Power transfer capacity is high. Okay. Another advantage is, if HV winding is not placed nearer to the core, then we will provide tapping in a transformer easily. So these are the advantages of LV winding placed nearer to the core. Next is,
So if we placed one winding in one core or one limb, another winding is another limb, then what is my current direction? The current direction is same. If two winding is placed in the same limb, then what is my current direction? My current direction is opposite. तो अभी ये देखिए यहाँ पे करंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे करंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सो देन व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is due to the Lorentz principle. So what is the Lorentz principle? If current direction is same, then there will be a force of attraction. If current direction is opposite direction in a two parallel conductor, then there will be a... Okay, next we will discuss placement of winding in the cell type transformer. तो cell type transformer में हम कैसे winding को place करते हैं? So in core type transformer हम लोग क्या करते हैं? Interleaving winding place करते हैं, but in cell type transformer we use sandwiching type winding. That is, what is the sandwiching type? What is the sandwiching type winding? That is, each winding is divided into a certain section and placed in the middle limb. This is called sandwiching type winding. So in cell type transformer we use sandwiching type winding. So what are the advantages of placing sandwiching type winding? That is, to reduce the leakage flux. If the leakage flux is reduced, then power transfer capability is increases. So power transfer capability is increases. So these are the advantages of sandwiching type winding. Now, so if the number of LV winding is equal to number of HP winding, then it is called unsymmetrical winding. So then how to make unsymmetrical winding to symmetrical winding? For symmetrical winding, no winding is even. Winding is even number. So number of LV is equal to number of HV plus 1, and number of HV winding is equal to number of LV plus 1. Now this is the figure of unsymmetrical winding. Here HV1 LV1, HP2 LV2 and HP3 LV3. Now here number of HV is equal to number of LV winding, but here number of HV winding is not equal to number of LV winding, so this is called symmetrical winding. Now next we will discuss what is the advantages of placing the LV winding nearer to the core. So इसके लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल ले रहे हैं, that is 11 kV by 33 kV single phase transformer. Okay, so for this transformer, sorry, I'll draw a cell type transformer. That is, this is my cell type transformer. If HV winding is placed nearer to the core, let this is the HV winding, this is your LV, HV1, LV1, HV2, LV2, HV3, LV3. So if HV winding is present nearer to the core, then what is the insulation required? The insulation is equal to 33 kV plus 22 kV plus 33 kV, that is equal to 88 kV. So अगर मैं HV वाइंडिंग को कोर के पास प्लेस कर रहा हूं तो मेरा को क्या होगा? मेरा 88 kV का इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा. अगर मैं LV वाइंडिंग को प्लेस कर रहा हूं तो कितना रिक्वायर्ड होगा इंसुलेशन? तो चलिए देखते हैं. So let it be LV and it will be
LV. So if I put LV winding, then what is my insulation required? My insulation is 11 kV plus 22 kV plus 33 kV, that is equal to 66 kV. So अगर LV वाइंडिंग को मैं कोर के प्लस प्लेस कर रहा हूं तो मेरे को 66 kV का इंसुलेशन चाहिए. अगर मैं HV वाइंडिंग को प्लेस कर रहा हूं तो मेरे को 88 kV का इंसुलेशन चाहिए. So due to this reason we always placed LV winding in the nearer to the core in cell type transformer, but in core type transformer we also placed LV winding in the nearer to the core due to the same reason, that is to reduce the insulation voltage or the insulation required. Next is for cell type transformer, in a normal condition only the axial force is available. In normal condition only axial force is available, but in abnormal condition both axial force plus radial force is present. Okay, now this is all about the transformer winding. So I will just finish the chapter, that is your transformer construction, that is I will just finish the core, transformer core. If you not seen in the last video, then this is all about the transformer core. I will give the link to the description box. Please follow the link, and in this video we will finish or we will discuss the transformer winding. So for next video we will discuss the ideal transformer and volt EMF equation of the transformer. So thank you very much.